आज हम ये देखें कि आज हमारा लोकतंत्र कहाँ खड़ा है, तो हमको ये मानना होगा कि आज लोकतंत्र जितना इमरजेंसी के समय खतरे में था, उससे ज्यादा खतरे में है। ये मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि आज सिर्फ इमरजेंसी में तो ये था कि आपके मौलिक अधिकार, बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया और फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरह से रोक लगा दी गई, मीडिया सेंसरशिप कर दी गई जी। लेकिन इमरजेंसी के समय भी इस तरह का जो हम आज देख रहे हैं ना, कि कानून का राज जो खत्म होता जा रहा है, जो लोगों के ऊपर सड़कों पर लिंच मॉब्स के द्वारा हमले हो रहे हैं, खासकर मुस्लिम समाज के ऊपर, या जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं, हमले कई तरह से हो रहे हैं। उनके खिलाफ सेडिशन के केस चला दिए जाते हैं। जो जना सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, उसके खिलाफ सेडिशन के केस चला दिए जाते हैं। जो लोग सीए प्रोटेस्ट के खिलाफ खड़े हुए आए बाहर, जो कि बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से करे गए, सीए के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए, क्योंकि बिल्कुल एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून लाया गया, डिस्क्रिमिनेटरी कानून लाया गया, जिसमें महिलाएं सामने आई, जिसमें हर जगह संविधान को पढ़ाया जा रहा था। उसमें भी हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस उन लोगों को टारगेट कर रही है और ये कह रही है कि उन्होंने दंगे कराने की साजिश करी। तो लिंच मॉब्स को खुली छूट दे दी गई है। लिंच मॉब्स जो हैं सड़कों पर भी हैं, सोशल मीडिया में भी हैं। जो जना सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है या जो मुसलमान होते हैं, उनको ट्रोल किया जाता है, उनको खूब गाली दी जाती है, उनको धमकियां दी जाती हैं सोशल मीडिया पर। और अगर आप स्वाति चतुर्वेदी की किताब पढ़ें, आई एम अ ट्रोल, तो उसमें ये साफ दिखाई देता है, ये बीजेपी आईटी सेल के द्वारा संयोजित तरीके से किया जाता है और उसके मुखिया प्रधानमंत्री खुद हैं, जो कि इन ट्रोल्स को अपने घर, पहली बात तो उनको फॉलो करते हैं, उन लोगों के संग फोटो खिंचवाते हैं, उनको प्रधानमंत्री के घर पर चाय पर बुलाते हैं और वो लोग प्रधानमंत्री के साथ फोटो लेकर अपने फेसबुक पेज वगैरह पर लगा देते हैं कि प्राउड टू बी फॉलोड बाय द प्राइम मिनिस्टर एटसेट्रा। इसका पूरा संचालन प्रधानमंत्री खुद करते हैं, ये जो एक ट्रोल आर्मी जो बनाई गई। तो कानून का राज भी इस देश में से खत्म होता जा रहा है। इमरजेंसी के दौरान भी ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल कानून का राज खत्म हो गया, और इमरजेंसी के दौरान भी जो हमारे लोकतांत्रिक संस्थान हैं, चाहे हम इलेक्शन कमीशन को ले लें, चाहे हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को ले लें, चाहे हम ये सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ले लें, ईडी, ये सीबीआई, एनआईए, पुलिस, इन सब पर जिस तरह का हमला, और खासकर न्यायपालिका पर जिस तरह का हमला हुआ है, न्यायपालिका और इन सारे संस्थाओं के ऊपर, ऐसा कभी नहीं हुआ। कब ऐसा हुआ है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने सरकार के कहने पर रफाल के सौदे के ऑडिट से प्राइसिंग डिटेल्स उड़ा दिए हों? पहले कभी नहीं हुआ। कब ऐसा हुआ है कि ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स जो रफाल के थे, वो पूरा सीएजी के ऑडिट से ही हटा दिया गया हो, जबकि काफी उसका ऑडिट हो चुका था, जब उसमें बहुत सारे घपले निकले तो सरकार के कहने पर उसको हटा दिया गया। कब ऐसा हुआ है कि सरकार के द्वारा चुनी गई डेट्स को ही इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है कि भाई इस डेट पर चुनाव होगा? कब ऐसा हुआ है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का खुलेआम उल्लंघन प्रधानमंत्री और अमित शाह कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं रोका जा रहा? कब ऐसा हुआ है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा इस तरह की चीजें हो रही हों कि रिया चौधरी को आप नोटिस दे रहे हो क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का इस तरह से? कब ऐसा हुआ है कि मीडिया का ये हाल कर दिया हो कि दिन रात 1 महीने से सुशांत सिंह राजपूत के मौत को लेकर स्टोरीज चलाई जा रही हैं, लोगों का
असली मुद्दों से, बेरोजगारी वगैरह से ध्यान भटकाने के लिए। तो और जो इंडिपेंडेंट मीडिया जो बचा है, एनडीटीवी वगैरह, उनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वगैरह को लगा दिया। कब ऐसा हुआ है कि यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स ऐसे अपॉइंट कर दिए हों जो कि सिर्फ आरएसएस के लोग हों, जिनको एजुकेशन के बारे में कुछ आता जाता ही ना हो, जो इस तरह की बात करने लगे हैं कि भाई हम जेएनयू में टैंक लगा देंगे, हम जिससे कि लोगों को देशभक्ति समझ में आए। और जो लोग अपनी यूनिवर्सिटीज पर ही हमला होता हुआ देख रहे हैं कि गुंडे आ गए जेएनयू के अंदर और गुंडों ने वहां पर जाके टीचर्स और स्टूडेंट्स को पीट दिया, पुलिस के संरक्षण में आए, लेकिन वाइस चांसलर कुछ करता ही नहीं है। सब तो हर तरह से लोकतंत्र का हनन हुआ है, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हुआ है, बहुत जबरदस्त हमला हुआ है, जो कि इमरजेंसी के दौरान भी ऐसा जबरदस्त हमला लोकतंत्र के ऊपर नहीं हुआ। फिर तुमने पूछा सांप्रदायिकता। कब ऐसा हमने देखा कि व्हाट्सएप के द्वारा, इसीलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहा जाता है, व्हाट्सएप के द्वारा ऐसा हेट फैलाया गया, ऐसी झूठी झूठी खबरें मुसलमानों के खिलाफ, फैब्रिकेटेड वीडियोस वगैरह चलाए गए, और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी दिन रात हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम्स के खिलाफ नफरत फैलाने का पूरा अभियान चलाया जा रहा है। ऐसा तो कब ऐसा हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री एक मंदिर के इनॉग्रेशन के फंक्शन में उसके फाउंडेशन स्टोन में चला गया? एक सेकुलर देश में तो ये होना ही नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकता, सरकार इस तरह का काम कर ही नहीं सकती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट और जो जिसका काम है इन सब चीजों को रोकना, ये सब लोकतंत्र के हनन को रोकना, अब लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा करना, वो नहीं हो रही। कई साल से हम ये देख रहे हैं। तो इसलिए पूरा हिंदू राष्ट्र बनाने का अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, और ये सरकार और उसके सारे तंत्र और जो मीडिया जिसको कैप्चर कर लिया है उसके द्वारा करा जा रहा है। अब तीसरा सवाल तुमने ये पूछा कि जो आर्थिक नीतियां, जी, आर्थिक नीतियों में तो अब देखिए, ये कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान ऑर्डिनेंस से सारे लेबर प्रोटेक्शन लॉज को खत्म करने की इन्होंने पूरी कोशिश करी कि सारा लेबर प्रोटेक्शन खत्म हो जाए। लॉकडाउन की वजह से करोड़ों लोगों की नौकरियां खत्म हो गई, माइग्रेंट वर्कर्स बेरोजगार हो गए। कोई नीति नहीं बनाई गई कि उनको कोई कम से कम मिनिमम वेज मिल सके। अरे भाई, राइट टू एम्प्लॉयमेंट कायदे से एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये कहता है कि आपको डिजास्टर के लिए, ये तो एक ऐसी आपदा थी जिसमें आपने पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया, उसके लिए आपको एक नेशनल प्लान बनाने की जरूरत थी, कोई नहीं बनाया गया। सरकार ने, प्रधानमंत्री ने खुद जैसे नोटबंदी तय करी, वैसे ही अपने आप अकेले ये तय कर लिया कि हम पूरे देश में लॉकडाउन कर देंगे। उससे एक दिन पहले सारे चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई होम सेक्रेटरी से, उन लोगों ने तय किया कि नहीं, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैला है वहीं पर लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन उसी दिन रात में आके प्रधानमंत्री ने अनाउंस कर दिया कि पूरे देश में लॉकडाउन होगा। कोई एक्सपर्ट्स को कंसल्ट नहीं किया गया, एक्सपर्ट ग्रुप जो बनाया उसकी मीटिंग तक नहीं हुई, उससे पहले ही प्रधानमंत्री ने खुद अनाउंस कर दिया कि हम लॉकडाउन करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ आपको ले डाउन करना था कि भाई ये लोग जो बेरोजगार हो जाएंगे उनको वो क्या करेंगे, कहां से खाएंगे, कहां से अपने बच्चों
के लिए कुछ कर पाएंगे, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाएंगे, उनको कुछ तो न्यूनतम पैसा देना चाहिए था। उसके लिए कुछ नहीं ले डाउन किया गया, कुछ दिया भी नहीं गया। और सब कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए करा जा रहा है। 10 लाख करोड़ से ज्यादा हमारे बैंकों का पैसा मालिया, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी वगैरह लेकर भाग गए, 10 लाख करोड़ से ज्यादा। और उन लोगों को पकड़ने का बस एक ढोंग रचा जा रहा है। सबको भगा दिया गया हिंदुस्तान से। जब रघुराम राजन ने बोला कि ये बड़े बड़े मोटे मोटे उद्योगपति इस देश के बैंकों का हमारा पैसा लेकर भागने वाले हैं, उस चिट्ठी को दबा दिया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया, उनको भगा दिया गया, देश से फरार कर दिया गया। सारी पॉलिसीज अदानी अंबानी के हक में बनाई जा रही हैं और देश के आम लोगों को लूटा जा रहा है। हमारे इलेक्शंस में हम जानते हैं कि भाई पैसे का बोलबाला है, जिनके पास पैसे होते हैं वही खूब एडवर्टाइज कर लेते हैं, अपना खूब दिखा लेते हैं। पिछले इलेक्शन में ये कहा जाता है कि भाजपा ने 50,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ खर्च किए पिछले लोकसभा चुनाव में। पैसे का की अहमियत कम करनी थी चुनाव में। उसके लिए जब इन्होंने नोटबंदी करी थी तो बोला था कि भाई हम नोटबंदी इसलिए कर रहे हैं कि कैशलेस इकोनॉमी हो जाए। अरे भाई, आम आदमी को तो आप कैशलेस नहीं कर सकते कि भाई वो सब कुछ बैंक के थ्रू करे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को और कैंडिडेट्स को तो कर सकते हैं। आप कानून बना सकते थे कि भाई उनको कैशलेस कर दीजिए, कि कानून बना दीजिए कि वो कोई पैसा अगर खर्च करें या पैसा लें तो सिर्फ बैंक के थ्रू हो। लेकिन वो नहीं किया। पॉलिटिकल पार्टीज की स्पेंडिंग पर लिमिट लगानी चाहिए थी, वो नहीं लगाई। उल्टे 3 कानून ऐसे बदल दिए गए कि जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज फॉरेन डोनेशन भी ले सके। यहां तो एनजीओ को परेशान किया जा रहा है कि भाई तुमने फॉरेन फंडिंग ले ली, पर जो कानून बना था वो इसलिए बना था कि पॉलिटिकल पार्टीज और पब्लिक सर्वेंट्स फॉरेन फंडिंग ना ले पाए, फॉरेन इन्फ्लुएंस में ना आ पाए। आपने उस कानून को बदल दिया कि अब पॉलिटिकल पार्टीज फॉरेन फंडिंग भी ले सके। आपने ये भी कानून बदल दिया कि कॉरपोरेशंस जो हैं अपने प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा पॉलिटिकल डोनेशंस नहीं दे सकते, वो लिमिट ही हटा दी। अब कितना भी दे सकते हैं आप, 100% पूरा भी दे सकते हैं, उससे ज्यादा भी दे सकते हैं। फिर एक आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिए कि जिससे कि बैंक के थ्रू भी जो पैसा दिया जाए वो भी घूस के तौर पर अनोनिमस तरीके से दिया जा सके, कि कोई भी आदमी, कोई भी कंपनी जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद ले, जो बेरर बॉन्ड्स होते हैं जिसमें किसी का नाम नहीं होता, 50 करोड़ के, 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद के और घूस के तौर पर भाजपा को दे दे। और इसीलिए भाजपा को 90% से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा मिला है। आप पर्यावरण के सारे कानून बदल रहे हैं, इसलिए अभी आपने कोल लीज दे दी छत्तीसगढ़ में, झारखंड में नो गो एरियाज में, सारे आप उसके रेगुलेटरी कानून बदल रहे हैं कि कोई, जैसे 4 धाम की जो रोड है, पहले कानून ये कहता था कि 50 किलोमीटर से ज्यादा की अगर कोई रोड होगी तो उसका एनवायरमेंटल क्लियरेंस होगा। आपने उसको 9 हिस्सों में बांट दिया। 500 किलोमीटर की रोड है, 11 हिस्सों में बांट दिया और बोल दिया कि अब कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत ही नहीं है। यानी कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स की धज्जियां उड़ा दी गई हैं और एक ऐसे मूर्ख प्रकाश जावड़ेकर को वहां बैठा दिया गया है जिसको पर्यावरण का कुछ भी नहीं आता। और ये हम देख रहे हैं कि सारे मंत्रालयों में हो रहा है कि ऐसे ऐसे लोगों को, निर्मला सीतारमण को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया है, कुछ भी नहीं आता फाइनेंस के बारे में, फिर भी उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया है।